गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम यहाँ पर अपना हिंदी विषय में जो प्रकरण चल रहा था आपका गद्य एवं पद के अंशों का शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना और बोलना, इस पर हम बात कर रहे थे। कल हमने इस पर इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, वचन और पाठन क्या होता है, इसमें क्या अंतर है और इसके महत्व के बारे में चर्चा की थी। आज हम मुख्य रूप से दो टॉपिक लेकर चले हैं इसमें कि वाचन की विशेषताएं और वाचन का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो यहाँ से आपका 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। उसकी विशेषताएं आपसे पूछ सकता है या उसके उद्देश्यों के बारे में पूछ सकता है। तो आपको उसका आंसर अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी जानकारी के अनुसार देना उचित रहेगा। तो हम इसकी बात करते हैं कि वाचन की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो वाचन की यदि मैं बात करूं तो वाचन का तात्पर्य क्या है? किसी चीज़ को पढ़ना। तो जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और पढ़ने वाली बात को जब कोई सुनता है तो सुनने वाले पर कितना प्रभाव पड़ता है उस पढ़ने वाले व्यक्ति के बोले गए शब्दों का। क्योंकि जो कंटेंट पढ़ा जा रहा है, कंटेंट की बात अगर हम करें कि कितना भी सुंदर लेख हो, कितनी भी अच्छी शैली में लिखा गया हो, लेकिन यदि पढ़ने वाला व्यक्ति क्या हो, उसे साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से पढ़ता चला जाए, एक ही धुन में गाता, मतलब एक ही स्पीड में पढ़ता चला जाए, उसमें किसी भी प्रकार का एक भाव भी ना, भंगिमा भी ना हो उसके अंदर, तो लोगों के अंदर जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके अंदर का आनंद उस लेख के प्रति समाप्त हो जाएगा। और यदि एक साधारण से लेख को एक पढ़ने वाला व्यक्ति जो उसका वाचन कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से वाचन करे तो वहाँ पर एक आनंद सा आता है। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो आजकल हम देखते हैं ना, घरों में कथाएं होती हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पर जब कथा का आयोजन होता है तो वक्ता जितना अच्छा होता है तो वहाँ पर श्रोता उतना ही आनंद उस कथा का लेते हैं। तो वक्ता कैसा होना चाहिए? बहुत ही अच्छे से उस कथा को पढ़ने का गुण उसके अंदर होना चाहिए कि किस तरह से उसको वो पढ़ेगा और सुनने वाला जो है वो उसका पर्याप्त आनंद ले पाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप इन वाचन की विशेषताओं को बना सकते हैं स्वतः से भी। तो हम कैसे इसको बनाएंगे कि वाचन की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो वाचन करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आरोह और अवरोह का, कि एक उतार चढ़ाव लय के क्रम में हमें किसी चीज़ को पढ़ना है। तो आरोह और अवरोह के साथ आपको प्रभावोत्पादक ढंग से किया जाने वाला जो भी पढ़ने की प्रक्रिया है तो वो एक अच्छे वाचन को प्रस्तुत करता है। तो इसे आप अगर पॉइंट में बनाकर लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे कि अच्छा वाचन आरोह अवरोह के साथ प्रभावोत्पादक ढंग से किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल और विराम के द्वारा पढ़ा जाता है और अच्छे क्या करते हैं, अच्छे वाचन का ये जो है ये दूसरा गुण के रूप में आप इसे देख सकते हो कि हम जो शब्द पढ़ रहे हैं, एक वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं, तो प्रत्येक शब्द के बाद हमें कितना विराम लेना है, किस शब्द पर कितना बल देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का यदि ध्यान रखते हुए आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप एक अच्छे प्रवचनकर्ता या एक अच्छे वक्ता कहलाएंगे। अगला अगर आप ध्यान दें इसी में तो तीसरी विशेषता के रूप में आप देख सकते हैं कि वाचन अपने जो वाचन में वाचक होता है, यानी कि किसी बात को कहने वाला या पढ़ने वाला व्यक्ति होता है जिसे आप वाचक कहेंगे, तो वाचक अपने वाचन में आवश्यकता अनुसार भाव भंगिमाओं को भी प्रस्तुत करता है। देखा होगा आपने, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पढ़ता है तो पूर्णतः उसमें क्या होता है, उसे अपने अंदर समाहित कर लेता है या उसमें डूब कर पढ़ रहा होता है। यानी ऐसा लगता है वो प्रत्यक्ष उन सारी चीज़ों को देख रहा है। जैसे कोई कथाकार है, किसी कथा को सुना रहा है तो ऐसा लगता है कि वो स्वयं उन सारे कैरेक्टर को जी रहा है जिसको वो आपके समक्ष मौखिक रूप से प्रस्तुत कर रहा है। तो कैसा प्रतीत हो रहा है उसे? यानी एक तरह की भाव भंगिमाएं, उसके चेहरे का, जहाँ गुस्से की बात है वहाँ थोड़ा सा भाव में गुस्सा हो जाता है, जहाँ हंसी की बात है वहाँ थोड़ा सा व्यंग हो जाता है, जहाँ पर थोड़ा सा आश्चर्य की बात है तो वहाँ चेहरे की भंगिमाएं कैसी हो जाती है, आश्चर्यजनक पूर्ण तरीके से उसकी चेहरे की भंगिमाएं हो जाती हैं, हाव भाव शरीर के हो जाते हैं। तो इस तरह से वो पूरा आनंद लेकर जब आपको कथा सुनाता है तो वहाँ पर सुनने वाला
भी उस चीज़ का पूरा आनंद लेता है। तो क्या होना चाहिए, वाचक जो है वो अपने वाचन में आवश्यकता अनुसार भाव भंगिमाओं को भी सम्मिलित कर सकता है। यह वाचन जो होता है, तो वाचन करते समय मुख्य रूप से आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो आप सुस्वरता के साथ में एक प्रवाह बनाए रखें, यानी कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसमें एक लय होना चाहिए, एक प्रवाह होना चाहिए। उस प्रवाह को बीच बीच में ये नहीं कि हाँ अब क्या ओ, मतलब एकदम से रुक नहीं जाना है। एक प्रवाह के साथ यदि किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो सुनने वाले को उतना ही आनंद आता है और पढ़ने वाले को भी उतना ही आनंद आता है। यदि वो एक स्पीड से, एक असामान्य गति से किसी चीज़ को पढ़ता हुआ चला जा रहा है, अच्छे अपने सुस्वर यानी कि स्वर के साथ वो अच्छे किसी कंटेंट को या लेख को पढ़ रहा है, वहाँ पर हम इसको विशेषता के रूप में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वाचन शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो वाचन का शुद्ध और प्रभावी ढंग से उच्चारण आवश्यक ही होता है करना। ये चीज़ मैंने आपको इसकी विशेषताओं में बताई। तो वाचन जो है, तो कहीं ना कहीं वाचक जो होता है, वाचन में शुद्धता ही उसका प्रभावोत्पादक सही वाचन शिक्षण द्वारा ही आती है। जब क्या होता है, कोई भी कठिन वर्ड आता है पढ़ते समय और आप बड़े आसानी से उसे सहज तरीके से उसे पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पर ये उच्चारण, शुद्ध उच्चारण किसी चीज़ का कर पाना आपके वाचक का जो वाचन हो रहा है या एक जो प्रवचन करता है, प्रवचन दे रहा है, वहाँ पर एक प्रभाव छोड़कर जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वाचन शिक्षण करते समय एक शिक्षक को मुख्य रूप से किन उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए, हम उसकी बात करें तो पहला उद्देश्य आप देख सकते हैं कि बालकों में अक्षरोच्चारण और शब्दोच्चारण को हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि बच्चा वहाँ पर जो भी अक्षर का उच्चारण करे या शब्द का उच्चारण करे वो कैसे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक आप उद्देश्य के रूप में लिख सकते हैं इसको कि बालकों के अक्षरोच्चारण या शब्दोच्चारण शुद्ध होने चाहिए, जिससे वे जो वाचन की सामग्री है उसको उचित निर्गम और बल तथा सुस्वरता के साथ क्या कर सके, पढ़ सकें। ठीक है, यदि बच्चे शुद्ध उच्चारण करना जानते हैं, बच्चे अक्षरों को पहचानना जानते हैं, जब अक्षरों को पहचानेंगे तभी तो उसका उच्चारण कर पाएंगे। उन्हें पता है कि ये कमल लिखा है, उन्हें पता है कि ये गति लिखी है, उन्हें पता है कि राम घर जा रहा है, ये सेंटेंस इस तरह से लिखा है, तभी तो उसका एक प्रवाह में, एक लय में, एक गति में उसका उच्चारण कर पाएंगे। तो ये आपकी उच्चारण की उद्देश्य के रूप में कार्य करेगा। तो इसी तरह से अगर हम इसके अगले उद्देश्य को देखें तो उनके जो स्वरों में आरोह और अवरोह होता है वह भावों के अनुकूल उसमें क्या होना चाहिए, लोच होना चाहिए, क्योंकि उनके स्वरों में ऐसा इसलिए संभव है कि यदि जब वो किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो एक उतार और चढ़ाव की स्थिति होनी ही चाहिए और वह कहीं ना कहीं उनके भावों के द्वारा उसमें सम्मिलित हो सकती है, उसमें एक लचीलापन ला सकती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी डाल सकती है। पढ़ते समय आपकी जो एक पढ़ने का जो तरीका है, वाचन करने का जो एक हम सिखा रहे हैं बच्चे को कि इस तरह से पढ़ना चाहिए, लय, एक प्रवाह, एक धारा के साथ में एक उचित उसमें आपको बल देना है, किसी शब्द में विराम कहाँ पर है, कहाँ ठहरना है, ये सारी चीज़ें जब बच्चे को पता होंगी तो वो अपने आरोह अवरोह के भावों के अनुकूल ही उस चीज़ को प्रस्तुत करेगा। तो इसे भी आप एक उद्देश्य के रूप में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगले उद्देश्य के रूप में आप देखें तो वाचन इतना प्रभावोत्पादक होना चाहिए कि श्रोता क्या हो, मंत्रमुग्ध हो जाए उसे सुनकर, यानी कि पढ़ने वाला इतना अच्छा होना चाहिए या प्रवचन करता इतना अच्छा होना चाहिए कि भीड़ तो स्वतः ही लग जानी चाहिए। आपने देखा है कि किसी किसी के प्रवचन सुनने के लिए लोग कितनी कितनी दूर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वाणी में एक जादू सा होता है ना, बोलने और पढ़ने या कहने की एक कला होती है और ये कला उन्हें कोई जन्मजात नहीं मिली होती है, वो धीरे धीरे उस कला में पारंगत हुए हैं। उनने उस कला में क्या किया है, अपने अंदर की जो स्किल को, जिसे आप रीडिंग स्किल के नाम से कह सकते हैं या पढ़ने की एक कला कह सकते हैं, उसको क्या किया, डेवलप किया है। तो ये हर कोई भी कर सकता है और आपका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चे के अंदर इस कला को डेवलप करना, क्योंकि टीचर ही बच्चे के अंदर रीडिंग, लिसनिंग,
स्पीकिंग और आपका राइटिंग, इस तरह की स्किल को डेवलप करवाता है विद्यालयी पाठ्यक्रम के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें इनके उद्देश्यों को पूरा करती हैं। अगला है बालक वाचन सामग्री का भाव समझ सके और दूसरों को भी समझा सके। तो वाचन जो सामग्री है बच्चे को पहले हम उसके बारे में समझाएं, और ताकि बच्चा उसमें उचित ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वो किसी के सामने उस सामग्री को पढ़े तो उसके भाव या उसके अर्थ को आसानी से बता सके। जब बच्चा ही उसमें कंफ्यूज होगा तो उसको उसके पढ़ने का आनंद नहीं आएगा। कोई भी स्टोरी या कहानी पढ़ रहा है, बच्चे को यदि क्रमवार आप समझाते हैं तो बच्चे को आनंद आता है। अगर टुकड़ों में भी समझाएं और लास्ट की कहानी का अंत जो है उसे पहले रखें और प्रारंभ बाद में सुनाएं, तो वहाँ कहानी कहने का अर्थ ही खत्म हो जाएगा और बच्चा भी कंफ्यूज, टीचर भी कंफ्यूज। और जब बच्चा उस कहानी को किसी के सामने प्रस्तुत करेगा तो वहाँ बच्चे का क्या मतलब स्थिति होगी कि उसे भी तो समझ नहीं आया कि उसे कहना क्या है, उसे पढ़ना क्या है, और सामने वाले को वो कैसे बता पाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो इसी तरह हमें जो वाचन सामग्री है उसके भावों को समझकर और समझना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए, और इसके बाद बच्चा उसे समझकर किसी के सामने यदि प्रस्तुत करता है तो बच्चा उसे भी समझा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं वाचन शिक्षण के उद्देश्यों के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरह से मैंने आज आपके समक्ष वाचन की विशेषताएं और वाचन के उद्देश्यों को रखा। इन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इस वीडियो को मैं आपके जो आपका जो ग्रुप है DLED का उसमें इसकी लिंक शेयर कर दूंगी। वहाँ उस लिंक पर क्लिक करके आप YouTube चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। और जो हमारा आपके महाविद्यालय का जो चैनल चलता है HDCM, उसको आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और निरंतर अपने DLED से रिलेटेड जो हिंदी विषय है उसके जो भी वीडियो मैं डालती हूँ उन्हें देखते रहें, और अन्य टीचर जो भी वीडियो डाल रहे हैं आपके विषय से संबंध उनका भी आप आनंद लेते रहें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। धन्यवाद सभी बच्चों को।